सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले देखेंगे कि शेयर कैपिटल शेयर्स कौन इश्यू करते हैं? कंपनी। तो कंपनी होती क्या है? कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो या तो कंपनीज एक्ट 1956 पुराना एक्ट था उसके अंडर रजिस्टर्ड हो, जिसको हम एग्जिस्टिंग लॉ बोलते हैं, या कंपनीज एक्ट 2013 जो अमेंड होके आया है उसके अंडर रजिस्टर्ड। तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को क्या हम बोल देते हैं? कंपनी। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सबसे पहले कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और कंपनी लॉ क्रिएट करती है। हमने देखा एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। एक्ट के अंदर जब रजिस्टर्ड होती है तब वो क्रिएट होती है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ठीक है। और कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। आपने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो क्या कहता है कि एक बिजनेस है और उसका ऑनर है। मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक ग्रोसरी शॉप वाला है मिस्टर राम। उन्होंने सोचा कि मैं अपने ग्रोसरी शॉप खोलता हूँ, राम स्टोर के नाम से उन्होंने ग्रोसरी शॉप खोला। अब ग्रोसरी शॉप खोलने के लिए उनको कैपिटल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, उन्होंने ही लगाया। अब इसके लिए वो परचेजेस करेंगे, वो भी यही करते हैं, सेल वो भी यही करते हैं, प्रॉफिट होता है उनके पास जाता है, लॉस होता है इनको बियर करना पड़ता है। ये बिजनेस जो है, ये राम स्टोर जो है, ये राम का है और उनके नाम का है, सब कुछ कर भी यही रहे हैं, पर देखा जाए तो है तो एक ही पर्सन। अकाउंटिंग के लिए बिजनेस और ओनर को डिफरेंट माना जाता है, इसलिए कंपनी को भी क्या बोला जाता है? लीगल एंटिटी है। इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। फोर्थ वन है ड्यू टू दिस लीगल एंटिटी कंसेप्ट कि सेपरेट है मेंबर और डायरेक्टर से, तो चाहे मेंबर्स की डेथ हो जाए, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई मेंबर आए जाए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परपेचुअल सक्सेशन होता है। यहाँ पर कंपनी कब डिसॉल्व होती है? जब एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही वो बाउंड अप होगी। नेक्स्ट आता है कि जो कंपनी में जो मेंबर्स आते हैं वो कैपिटल लेके आते हैं और उनको क्या मिलता है? शेयर्स। क्या वो अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वहां पर भी अलाउ होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम मेंबर्स कितने अलाउड हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मैक्सिमम 50 मेंबर्स अलाउड हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और यहाँ पर जो मेंबर्स हैं जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है कंपनी के अंदर, उनकी लाइबिलिटी कितनी है? जैसे मिस्टर राम था, वो उन्होंने सारा पैसा लगाया था, वो ही परचेज कर रहे थे, प्रॉफिट भी वो अकेला शेयर कर रहे थे, तो सारी लाइबिलिटी लॉस भी किनके हैंड का था? मिस्टर राम का। पर यहाँ पर कंपनी में एक नहीं होता जिसने पैसे लगाए हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो वो मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने उनके शेयर का फेस वैल्यू होता है। ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसका एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जिसको कंपनी का कॉमन सील भी बोलते हैं। कंपनी एक सिटीजन नहीं है, इसलिए राइट टू वोट ऐसे जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो एंजॉय नहीं करता। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इंट्रोडक्शन था कंपनी के बारे में। जो मेन टॉपिक है कि शेयर कैपिटल को हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल, जैसे मिस्टर राम ने बिजनेस ग्रोसरी शॉप खोलने के लिए पैसा लगाया था, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं कैपिटल। जितना पैसा वो बिजनेस ओनर रेस करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल। क्योंकि ये पर्सन के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, पर बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है कि उसको अगर बिजनेस बंद होगा या ये छोड़ के जाएगा तो उस केस में उसको वापस देना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए जो भी ऑनर पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है। तो जो कंपनी है, कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। सबसे पहले वो बैंक से लोन ले सकती है, मेंबर्स मतलब खुद प्रमोटर्स भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक और तरीका होता है, वो क्या करती है
कि शेयर्स, जो भी मेंबर्स उनको पैसे दे रहे हैं उनके बदले उनको क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। शेयर्स क्या होता है, जो जितनी भी उनको पैसे चाहिए उसको वो स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर देते हैं पूरी कैपिटल को। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पूरी कैपिटल की उसको बोलते हैं शेयर। तो जो भी पैसा वो कैपिटल रेज करते हैं कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, जब कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है तो उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम कंपनी को रजिस्टर करने के टाइम पे उसका नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव सब लिखते हैं। और वहां पर एक और चीज लिखी जाती है कि कंपनी कितना पैसा शेयर्स को इश्यू करके क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। तो जो जितना पैसा वहां पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एमओए में लिखा जाता है कि इतना अमाउंट अलाउड है शेयर कैपिटल, मतलब आप शेयर्स इशू कर सकते हो, अपनी कैपिटल शेयर्स को इशू करके रेज कर सकते हो। तो जो मैक्सिमम अमाउंट जो एमओए के अंदर दे रखा होता है उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। और इसको कंपनी चाहे तो आगे जाके अमेंड बढ़ा भी सकती है रजिस्ट्रेशन फी पे करके रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट अब क्या आता है, अब कंपनी ने काम शुरू किया, अब उसको फॉर एग्जांपल हमारी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल थी वो 50 लाख थी और एक शेयर वो दे रहे हैं 10 रुपए का। अब उन्होंने क्या किया, इसमें से अब उनको बिजनेस करना था तो उन्होंने सोचा कि हम कैपिटल रेस करते हैं। उनको 10 लाख चाहिए, 10 लाख के फंड्स चाहिए। उन्होंने सोचा 10 लाख के फंड्स में इश्यू करता हूँ और उससे पैसे रेज करता हूँ, शेयर्स इशू करता हूँ। तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख शेयर्स इशू करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ऑथराइज तो 50 लाख है, पर यहाँ पर जो 10 लाख जितना इशू किया जा रहा है उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। और मैं आपको बताऊं, अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पर कि इन सभी चीजों को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं बैलेंस शीट के नोट नंबर 1 में, वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, वो पार्ट ऑथराइज शेयर कैपिटल का, वो पार्ट जो कंपनी ने इशू कर दिया और इसमें क्या क्या किस किस को इशू कर सकता है और वो कौन कौन को इशू करेगा जो इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगी। सबसे पहले जब एमओए बनता है, जब कंपनी रजिस्टर होने लगती है तो कुछ सिग्नेटरीज होते हैं, या तो प्रमोटर्स होते हैं या जो फर्स्ट प्रमोटर्स भी साइन कर सकते हैं, जिन्होंने भी साइन किया होता है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको भी शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो कोई भी शेयर्स हमने सिग्नेटरीज टू एमओए को इशू किया, उन्होंने सब्सक्राइब किया, वो इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगी। सेकंड है, आपने शेयर्स दे दिए, आपको उसके बदले कैश मिल गया, वो भी आपका इशू शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगी। थर्ड आता है, आपने किसी से मशीनरी खरीदी और उसके बदले आपने कैश की जगह क्या किया, आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, तो वो भी आपका इशू शेयर कैपिटल आ जाएगा। देन बोनस शेयर्स इशू किए हो, प्राइस शेयर इशू किए हैं, वो भी आपका इशू शेयर कैपिटल का पार्ट आएगा। और लास्ट वन जो सबसे मेन है पब्लिक कंपनी के लिए, जो पब्लिक को सब इनवाइट करते हैं कि आप हमारे शेयर्स हमारे अंदर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको शेयर्स देंगे। तो उस केस में जो शेयर्स इशू किए जाते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, वो भी किसका पार्ट होते हैं, इशू शेयर कैपिटल का। तो क्वेश्चन में आपसे अलग अलग आपको दे रखा होगा इंफॉर्मेशन और आपको बताना होगा कि इशू शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो हमने 50 लाख में से 10 लाख इशू कर दिए। अब जो ये 40 लाख बच गया वो क्या है, वो है हमारा अन इशू शेयर कैपिटल, जो फ्यूचर में हम इशू कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा, देन उसके बाद आता है हमारा, अब हमने जो इशू किया है, जैसे मैंने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, उसमें से जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने कितना एक्सेप्ट कर लिया है, कितना मुझे एप्लीकेशन दिया है कि हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इशूड कैपिटल का जो हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया और हमने उनको शेयर्स दे दिए, कितनों ने सब्सक्राइब किया, कितनों ने एक्सेप्ट कर लिया और हमें पैसे दिए और हमने उनको शेयर्स दे दिए। क्योंकि यहाँ पर जब इशू करते हैं तब हम शेयर्स अभी हम प्रोवाइड नहीं करते उनको, हम सिर्फ उनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको शेयर्स देंगे। जब इन्वेस्टर्स एक एप्लीकेशन देते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, शेयर्स अलॉट करते हैं।
तो जो जितने अलॉट हो गए हैं, जितने एक्चुअली सब्सक्राइब हुए और अलॉट हुए हैं, उनको बोलेंगे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसको अलॉटेड कैपिटल भी बोलते हैं। 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है। सबसे पहले होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए थे और हमें इनविटेशंस भी कितने के आए, 1 लाख की एप्लीकेशन आए, तो ये हमारा हो जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आता है, आपने इशू कितना किया था, 1 लाख, पर आपका कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि आपको 1.5 लाख का एप्लीकेशन आया, 1.5 लाख शेयर्स आपके इन्वेस्टर्स खरीदना चाहते हैं, तो उस केस में हो जाएगा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड नेक्स्ट वन है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन एग्जांपल 1 लाख आपने इशू किया है और 90,000 का आपको क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये आपने जितना जितना इशू किया उससे कम आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो इस केस में एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी लॉ कहता है कि कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी, अगर आप पब्लिक को इशू करते हो शेयर्स, तो आपको जब आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाए तो आपको उनको शेयर्स अलॉट करने से पहले देखना पड़ेगा आपको इशूड कैपिटल का एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन रिसीव हो गई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, उनको सारे इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने पड़ते हैं और किसी को शेयर्स नहीं दिए जाते, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड में हमने 1 लाख शेयर इशू किए थे 10 रुपीज का, 10 रुपीज का 1 लाख शेयर इशू किए थे, ठीक है। जो 10 रुपीज होती है ना, ये एमओए में हम लिख देते हैं कि हम जब भी शेयर करेंगे इशू तो हमारी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 10। अब इसको हम बढ़ा के भी कर सकते हैं इशू, पर डिस्काउंट तो हम नहीं दे सकते, ठीक है, ठीक है। तो 10 रुपीज में कंपनी क्या करती है, उसके पास 2 मेथड है कि एक ही बारी में सारे के सारे मंगवा लेगी, तो उसको बोलते हैं हम लमसम पेमेंट मेथड, ठीक है। जब वो सारा मंगवा लेगी तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, उसके केस में। और अगर एक और होता है जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या कहते हैं कि एक ही बारी में वो 10 रुपीज नहीं मंगवाएगी, उसमें पहले वो एप्लीकेशन पे मंगवाती है, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज मंगवाएगी, अलॉटमेंट में उसने 3 मंगवा लिए, फर्स्ट कॉल्स में मंगवाएगी वो 2 रुपीज, फाइनल कॉल में उसने 3 रुपीज मंगवा लिए, ठीक है। तो वो इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रही है, एक ही बारी में नहीं मंगवा रही। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस एग्जाम्पल में उसने 7 रुपीज उन्होंने कॉल कर दिया, तो सब्सक्राइब्ड में जितना उन्होंने पैसा मंगवा लिया है, डिमांड कर लिया है, यहाँ पर 7 रुपीज डिमांड किया है, तो 7 रुपीज जितना मंगवा लिया उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। अब कॉल्ड अप तो हमने कर लिया, कॉल्ड अप के बाद हमने शेयर होल्डर्स को बोल दिया कि हमने आपको शेयर्स दिए हैं, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, वो 7 रुपीज दे दीजिए अपने जितने आपके पास शेयर्स हैं उतने पे। तो उन्होंने कॉल्ड कर दिया, अब किसका पार्ट आएगा, शेयर होल्डर्स का पे करने का। अब शेयर होल्डर्स ने 7 पे कर दिए सभी ने, तो वो जो 7 पे कर दिए हैं उसको क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ शेयर होल्डर्स ने सिर्फ 5 पे किए हैं, तो उन शेयर होल्डर्स के लिए 2 रुपीज जो है, जो उन्होंने पे नहीं किया, कॉल्ड अप में से जितना अमाउंट पे नहीं किया वो क्या हो जाएगा, अनपेड शेयर कैपिटल, दैट इज कॉल्स इन एरिया, ठीक है। देन हमारा आता है, इसके बाद आता है, हमने कॉल्ड अप कर दिया, ठीक है, जैसे मेरे एग्जांपल में 7 कॉल किया था, जितना कंपनी ने डिमांड नहीं किया उसको बोलेंगे हम अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। और एक हमारा अमाउंट आता है रिजर्व कैपिटल और रिजर्व लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड कंपनी। ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो पोर्शन होता है जो कंपनी सोचती है कि मैं जब वाइंड अप करूंगी तब मंगवाऊंगी, क्योंकि वाइंड अप के टाइम पे भी उनको पैसा, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है लायबिलिटीज को पे करने के लिए, तो वो उस टाइम पे प्लान करते हैं कि मैं उस टाइम के लिए सेव रखती हूँ, जब एट द इवेंट ऑफ और पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, उस टाइम पे मैं ये कैपिटल रेज करूंगी, ये पैसा मंगवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर।
आप सबको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं? अपने चैट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन विजिबल है? तो हम रीड करते हैं। A company was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh in shares of rupees 10 each. ठीक है, उसका ऑथराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपीज में है। ठीक है, और एक शेयर कितने का दे रहे हैं? 10 रुपीज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप निकालो ऑथराइज कैपिटल के तो कितने आएंगे? 10 लाख डिवाइड बाय 10, दैट इज 1 लाख। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे। अब अपना माइक अनम्यूट करके मैं एक एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग बताएंगे। It issued to vendors 40,000 share of rupees 10 each as fully paid in payment for the purchase consideration. उसने अपने वेंडर को 40,000 शेयर्स लिए हैं। तो आप बताइए कि ये जो वेंडर्स को इश्यू किए हैं शेयर्स, क्या ये इश्यू शेयर कैपिटल का पार्ट होंगे? आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं। कोई इसका आंसर देगा कि जो वेंडर्स को शेयर्स इश्यू किए हैं वो इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट होंगे कि नहीं होंगे? चैट बॉक्स में सब स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, यस मैम होंगे। आप लोग आप यहाँ पर रिएक्शंस में हैंड रेज भी कर सकते हैं और मैं आप लोगों से फिर पूछ सकती हूँ कि क्या मतलब कोई भी आंसर कर सकता है। ठीक है, सेकंड उसके बाद क्या है? इट ऑल्सो ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को भी ऑफर किया कितना? 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन पे कितना मंगवाया? 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज एंड 2 रुपीज आफ्टर मंथ एंड द बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उन्होंने अभी कितना कॉल्ड अप कर लिया है? 2 + 3 + 2 दैट इज 7 रुपीज उन्होंने कॉल्ड अप कर ली। ठीक है, ये वाला भी इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। 45,000 shares were applied for and duly allotted on which all money received except first call on 500 shares. अब आप मुझे बताइए 500 शेयर्स जो हैं जिस पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, उसको हम उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। अनीश जायसवाल आप बताएंगे। चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि जो 500 शेयर जिस पे हमें पैसा फर्स्ट कॉल नहीं मिला उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, बिल्कुल ठीक। आप अपना नाम भी बता सकते हैं जिसने भी आंसर बताया। प्रतीक मिश्रा। प्रतीक मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक बताया। 500 शेयर जिस पे फर्स्ट कॉल पे नहीं किया वो है कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो हम हमारे सामने क्लियर है, वेंडर्स को जो 40,000 के शेयर्स इशू किए हैं उस पे उनको पूरा पेमेंट हो गया, फुल्ली पेड है। ठीक है, वो हमारे इशू शेयर कैपिटल का पार्ट होगा। उसके बाद हमने पब्लिक को इशू किया है, वो हमारा इशू शेयर कैपिटल का पार्ट होगा। ठीक है,
अब आगे देखेंगे कि अब ये सारा जो हमने अभी क्लासिफिकेशन सीखी है उसको किस तरीके से हम यहाँ पर शो करेंगे। ये बैलेंस शीट पे जब भी शेयर कैपिटल लिखी जाती है तो वहां पर टोटल अमाउंट लिखा जाता है, उसके लिए एक नोट नंबर 1 बनता है नोट्स टू अकाउंट्स में। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। हमारे क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना था? हमारे केस में ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना था? आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, आप लोगों को भी मजा आएगा। 1 लाख 1 लाख शेयर और एक शेयर था 10 रुपीज का, तो हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी? 10 लाख। सेकंड हम किस चीज में क्लासिफाई करते थे? सेकंड स्टेप होता था इशू करने का। तो इशू शेयर कैपिटल में वेंडर्स को हमने कितने का इशू किया था? वेंडर्स को 40 का 40,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपीज ईच टू वेंडर, 4 लाख। और पब्लिक को कितने शेयर इशू किए थे? 50,000। एक बार हम क्वेश्चन पे आते हैं। पब्लिक को हमने इशू ऑफर कितने किए थे? 50,000। ये जो 45,000 है, कोई मुझे बताएगा 50,000 इशू किए, पब्लिक ने 45,000 एप्लीकेशन दिया, अप्लाई किया, तो 45,000 हमारा क्या होगा? वो इश्यूड होगा या सब्सक्राइब्ड होगा? सब्सक्राइब होगा मैम। ओके, बिल्कुल सही, सब्सक्राइब्ड होगा। तो इशू कितना है? इशू हमारा 50,000 है, 10 ईच टू पब्लिक, तो 5 लाख। तो हमारा टोटल इशू हमने कंपनी ने कितना किया? 9 लाख। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब कितना किया? 40,000 तो वेंडर्स को दिया, फुली पेड 4 लाख। पर पब्लिक ने कितना अप्लाई किया था? 45,000। तो इशू तो 50 है पर सब्सक्राइब कितना है? 45,000। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हम लिखेंगे 45,000 इंटू 10, दैट इज 4,50,000। उसके बाद सब्सक्राइब में से कॉल्ड अप कितना है? जो वेंडर्स है उनका तो फुली पेड है, मतलब 10 रुपीज मंगवाए, 10 रुपीज पे हो गए, क्योंकि उनसे एसेट लिया था हमने 4 लाख का, उनको 4 लाख के बदले हमने 40,000 शेयर दे दिए, ₹10 ईच, तो उनका तो पूरा का पूरा 4 लाख हो गया। उसके बाद है 45,000 जो पब्लिक को दिए थे, हमने कैलकुलेट किया था कि कितने पैसे उनसे कॉल्ड अप किए थे। कोई बता सकता है? मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब पब्लिक से इन्विटेशन आई थी तब कितना पैसा कॉल्ड अप था? 7। ठीक है, तो कॉल्ड अप पे आ जाएगा 45,000 इंटू 7, दैट इज 3,15,000। टोटल कॉल्ड अप आ जाएगा 7,15,000। ठीक है, अब उसमें से पेड अप कितना है? ये तो हमने मंगवाया है 7.5 लाख, 7,15,000। पेड अप शेयर होल्डर्स ने कितना पे किया है? जो वेंडर्स को दिया वो तो फुल्ली पेड अप है, 4 लाख। बट जो पब्लिक को इनवाइट किया है उसमें से 45,000 में से 500 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं पे किया था। एप्लीकेशन पे 2 था, अलॉटमेंट पे 3 था, और जो फर्स्ट कॉल था उस पे 5 था। तो मतलब 500 शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने 5 रुपीज तो पे किए हैं बट 2 रुपीज पे नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 45,000 में से 500 हटा देंगे, क्योंकि 45,000 में से 500 को हटाएंगे, 44,500 है। इन्होंने 7 के 7 रुपीज पे किए हैं। यहाँ पर देखिए 44,500 इन्होंने 7 रुपीज पे किए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,11,500 आएगा। नेक्स्ट 500 में से 500 शेयर होल्डर्स ने 5 रुपीज तो पूरे के पूरे पे किए, तो जितना उन्होंने पे कर दिया हम लिख देंगे पेड अप शेयर कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद जो 500 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं अभी हमने पे किए, प्रतीक मिश्रा ने बताया था, वो कॉल्स इन एरियर्स हैं, तो हम उसको अलग से शो करते हैं कॉल्स इन एरियर्स। एक और तरीका होता है कि आप सब्सक्राइब में ही, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आप पूरा अमाउंट को मल्टीप्लाई करके उसमें से लेस करके भी दिखा सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर अनकोट शेयर कैपिटल कितना है? 3 रुपीज, क्योंकि 7 रुपीज मंगवा लिया था 10 रुपीज में से, तो 3 रुपीज आ गए थे हमारे 45,000 शेयर्स पे अनकोट। तो इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट पे क्या करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में ये प्रेजेंट करेंगे। किसी को इसमें डाउट?
आगे कंटिन्यू करें? ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था शेयर कैपिटल के बारे में और उसको कैसे हम नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे। आगे हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर को इशू करते हैं, या तो हम उसको इशू करते हैं फॉर कैश या करते हैं अदर देन कैश। अदर देन कैश में हम प्रमोटर्स को इशू कर देते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स ने हमें कुछ सर्विसेज दी हैं, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए हमने प्रमोटर्स को कुछ शेयर्स दे दिए। या कोई हमें टेक्निकल सर्विस दे रहा है, हमने उसको कैश नहीं दिया, उसके बदले क्या कर दिया, अपना शेयर्स दे दिया। या जो हमने भी केस देखा था इशू शेयर कैपिटल का, जिसको पार्ट बनाया था, परचेज ऑफ एसेट्स बिजनेस, एसेट्स परचेज की और उसके बदले हमने शेयर्स दे दिया। तो ये अदर देन कैश में एक ही एंट्री होती है, गुडविल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये देखिए, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली अपना शेयर कैपिटल को इशू करती है, इनविटेशन देती है और उनको फंड्स रेज करती है। पर पब्लिक कंपनी का अलग सिनेरियो होता है। ये सिर्फ एक आपके फर्दर जब आप कॉलेज में जाएंगे या किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा गाइडेंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, फॉर योर जनरल नॉलेज। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे शेयर्स लीजिए और हमें पैसे दीजिए। ठीक है, सबसे पहले वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस कैसे होता है, जैसे आपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखा होगा, जिसमें स्कूल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म होता है कि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना नाम, सारी डिटेल्स भरिए। इसी तरीके से कंपनी भी एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में उसके सारी इंफॉर्मेशन होती है, फ्यूचर में वो क्या प्लानिंग करे, सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, उसमें कंपनी की डिटेल्स होंगी, उसमें कौन कौन अभी मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होगा, क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसका, वो सब चीजें इंक्लूड होगा। ठीक है, और प्रोस्पेक्टस के एंड पे एक एप्लीकेशन पेज दे रखा होगा, उनसे उनको बोला होगा जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपना नाम लिखिए, आप कितने शेयर्स लेना चाहते हैं, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर दीजिए। ठीक है, तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होता है जो सोच रहा है मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वो प्लान कर रहा है इन्वेस्ट के लिए, वो क्या करेगा, फॉर्म को फिल करेगा और फॉर्म को फिल करने के साथ साथ एप्लीकेशन मनी क्या कर देगा, डिपॉजिट कर। कंपनी क्या करती है, वो एप्लीकेशन मनी, क्योंकि अभी वो अपने सबसे पहले बैंक अकाउंट में नहीं डालेगी, वो एक एस्क्रो अकाउंट खुलवाती है अलग से, जो इसी पर्पस के लिए होता है, एप्लीकेशन मनी उसमें रिसीव करेगी। ठीक है, क्योंकि एक इन्वेस्टर नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत पूरी पब्लिक को उसने इन्वाइट किया कि सभी आके मेरे शेयर्स खरीद सकते हैं। तो उस केस में सभी से वो जो भी एप्लीकेशन मनी आती है वो एस्क्रो अकाउंट में डालती है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलोंग विद एप्लीकेशन, और ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, जो फेस वैल्यू है उसका एटलीस्ट 5% होना चाहिए। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन की डेट क्लोज हो जाती है, कंपनी चेक करती है कि मैंने तो 10 लाख शेयर्स की इशू किए थे, क्या मेरे पास 9 लाख शेयर्स आ गए, 9 लाख शेयर्स क्या थी, 90%। जो मैंने इशू किया उसकी 90% सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हुई है कि नहीं हुई, हो गई है, तो आप क्या कर दो, जितने जितने एप्लीकेशन में शेयर्स मांगे उनको दे दो। ठीक है, नहीं हुई तो आप क्या करो, आप एप्लीकेशन की मनी रिफंड करो। ठीक है, तो जिस दिन एप्लीकेशन 90% रिसीव हो जाता है, कंपनी क्या करती है, जो एस्क्रो अकाउंट में पैसे आए ना एप्लीकेशन के, उससे सारा का सारा अमाउंट कंपनी के खुद के बैंक अकाउंट में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो जब भी आपको पता है एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, ये गोल्डन रूल्स है हमारे अकाउंटिंग के, तो कोई भी बता सकता है, एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट डेबिट करते हैं। डेबिट और होता लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट तो
कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो एसेट है, तो एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो एसेट बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, उनको कहाँ से आ रहे हैं? शेयर से और एप्लीकेशन से। फर्स्ट स्टेप था एप्लीकेशन से पैसे मंगवाना। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पैसे ले रहे हो, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। कंपनी इन्वेस्टर्स जिनको उसने शेयर्स दिए हैं उनसे पैसे ले रही है और उसके बदले शेयर्स दे रही है, तो वो इन्वेस्टर्स, वो एक एक इन्वेस्टर का नाम नहीं लिखेगी, वो सारे इन्वेस्टर को एक नाम से डाल देगी, शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट में पैसे मंगवाएगी तो शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में मंगवाएगी शेयर फर्स्ट कॉल, उसके बाद कोई और कॉल करेगी फाइनल कॉल में शेयर फाइनल कॉल, सारे इन्वेस्टर्स को एक नाम से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये हमने क्रेडिट क्यों किया? वो कंपनी की लायबिलिटी है, उनको शेयर्स दिए, उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें, सबसे पहले इक्विटी शेयर्स देखते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो इक्विटी शेयर्स को समझने के लिए हमें प्रेफरेंस शेयर्स को समझना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं, नाम से ही है कि जिनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस किस किस में? पहले उनको डिविडेंड दिया जाएगा, राइट टू रिसीव डिविडेंड। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे करने का राइट किसको है? रिसीव करने का राइट किसको? डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट उनको किस चीज पे प्रेफरेंस और राइट दिया जाता है? कि बाइंडिंग अप के टाइम पे, ठीक है, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर्स ने, तो सबसे पहले किसको पेमेंट की जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पे किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जहां पर आपको डिविडेंड में भी सबसे पहले राइट दिया जाएगा रिसीव करने का, और बाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल की रिपेमेंट में भी आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो इक्विटी शेयर से क्या है? जिसमें आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाती, सबसे पहले सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दी जाएगी। और मैं आपको बताऊंगी, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको ऑनर्स बोला जाता है, क्योंकि इनको मैनेज में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है, राइट टू वोट मिलता है, अगर कोई कैपिटल में एप्रिसिएशन होती है उनमें भी उनको पार्टिसिपेट मिलता है, पर सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलेगा जब अगर कुछ प्रॉफिट बचेगा, तो सबसे लास्ट में कैपिटल की रिपेमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब इसको क्लासिफाई किया गया है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्यूमुलेटिव डिविडेंड क्या होता है? क्योंकि डिविडेंड किस में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? कोई बताएगा डिविडेंड किस में से डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी? कंपनी के पास कोई कैश पड़ा उसमें से करेगी, उसमें कोई एसेट बेचा है उसमें से करेगी, या जो हर साल कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से? प्रॉफिट से। बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, ऐसी नहीं। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, पर प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है? इस साल उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके लिए वो उसको इकट्ठा करते रहते हैं, अपने बुक्स में लिखते रहते हैं कि इस साल का हमने इनको डिविडेंड नहीं पे किया, नेक्स्ट ईयर फिर लॉस हो गया, ठीक है, इस साल का भी नहीं पे किया, थर्ड ईयर में इनको प्रॉफिट हो गया कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, जो 2 साल जो उन्होंने डिविडेंड नहीं पे किया उसको ऐड करके थर्ड वन के साथ उनको पे करेगी। तो अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड जो आपको पे नहीं किए, जिसको एरियर्स में है, जो उनको कैरी फॉरवर्ड करेगी और सबको पे करेगी। ठीक है, और नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं जो सिर्फ तब पे किए जाएंगे जब प्रॉफिट होगा, लॉस हो रहा है उस ईयर में नहीं दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन किसमें? जैसे डिविडेंड के बाद कोई सरप्लस प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो गए उनको, तो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका उसमें से कोई पार्ट नहीं मिलता, पर ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनको सरप्लस प्रॉफिट्स का भी पार्ट मिलता है। प्रॉफिट आप जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद वाइंडिंग अप के टाइम पे भी इनको जो भी सरप्लस होता है
इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद कुछ भी सरप्लस बचता है, इन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनको उसका भी पार्ट मिलता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक फिक्स रेट होता है डिविडेंड का जो इनको फिक्स है, और हमेशा हम मानेंगे कि नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं जब तक क्वेश्चन में प्रोवाइड ना। नेक्स्ट होता है ऑन द बेस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब आपको इसमें ऑप्शन देंगे, क्या आप फ्यूचर में जब रिपेमेंट की टाइम आएगी तो आपके पास ऑप्शन दे देंगे, राइट दे देंगे कि आप इनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर। ठीक है, जहां पर आपको राइट होता है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के लिए उसको बोलते हैं कन्वर्जन प्रेफरेंस शेयर्स। जहां राइट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। एंड लास्ट वन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि आप किस टर्म पे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं कि फ्यूचर में 10 साल 15 साल बाद आपको इसकी रिपेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें हमें कंपनी को इनका पूरा अमाउंट रिफंड करना पड़ता है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू ही नहीं कर सकते कि बाद में कोई रिडेम्पशन ही नहीं है। अब हम यहाँ से देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर किस किस वैल्यू पे इशू कर सकते हैं। हमारा इशू प्राइस क्या था, फेस वैल्यू 10 रुपीज, फेस वैल्यू था 10 रुपीज, जो एमओए में लिखा था कि हम हर बार 10 रुपए का ही शेयर इशू करेंगे। तो अगर कंपनी 10 रुपए में ही इशू करती है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। ठीक है, उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चलने लगी, उसने देखा मेरी वैल्यू अच्छी है मार्केट में और सब लोग इन्वेस्टर्स अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसने सोचा कि मैं 12 रुपए का शेयर इशू कर देता हूँ। तो फेस वैल्यू से ज्यादा जब हम इशू करते हैं तो जितना पार्ट इशू करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं, और उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और याद रखना जो ये प्रीमियम होता है, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, मैं पूछूंगी, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है बैलेंस शीट में, उसमें बैलेंस शीट में जैसे 10,000 शेयर्स है तो उसको हम उसमें जैसे आपने प्रीमियम पे इशू किया है 12 रुपीज का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 12 रुपीज आएंगे पूरे? नहीं मैम। आप बताएंगे कैसे होगा इसके अंदर? मैम इक्विटी शेयर में हम लोग वो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अलग करके लिखते हैं और इक्विटी शेयर का मतलब वो होता है 10 रुपीज अलग चला जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग अकाउंट खुलता है मैम। बिल्कुल सही। हमेशा याद रखना, चाहे फॉरफीचर का केस हो चाहे नॉर्मल इशू का केस हो, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। ठीक है, और जो ये 2 रुपीज जो प्रीमियम होता है उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। ठीक है, और थर्ड केस होता है एट डिस्काउंट, फेस वैल्यू 10 था, आपने इशू किया 9 पे। ठीक है, तो अभी नॉर्मली नॉर्मली इसको डिस्काउंट पे हम इशू नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो इम्प्लॉयज कुछ इशू किए जाते हैं। उसके बाद हम जल्दी से रिवाइज करेंगे जो जर्नल एंट्रीज है, यहाँ से हमारी अकाउंटिंग शुरू होगी। आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है, आप एक बार म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी जो हमने देखा था एस्क्रो अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले कंपनी को क्या रिसीव होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है। तो सबसे पहले हमने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो जैसे एग्जाम्पल हमारा एप्लीकेशन में हमें 2 रुपए मंगवाए थे, तो 2 रुपीज जो हमने यहाँ पर मंगवा लिए सारे इन्वेस्टर से, हम क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन जितना रिसीव हुआ है इनटू एप्लीकेशन मनी। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन मनी जो हमें मिली है उसको हम उसके बदले हम इन्वेस्टर्स को क्या देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। तो हम अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। तो ऊपर जो हमने शेयर एप्लीकेशन को लाइबिलिटी क्रिएट किया था उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पर हमने देखा था कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, यहाँ पर हम शेयर्स देते हैं जितने हमने शेयर्स अलॉट किए हैं।
क्योंकि हम अगर ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन भी कर देते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें उतने शेयर्स इशू कर सकते हैं जितना हमने इशू किया था। ठीक है, जैसे 1 लाख शेयर्स इशू किए थे और 1,20,000 की हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो आप बताइए कितने की एप्लीकेशन, कितने शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं? मैम 1,20,000 रिफंड कर देंगे अगर 120 आएगा सब्सक्रिप्शन। हाँ, वो प्रो राटा अलॉटमेंट होता है कि उसको रिफंड करना है या फिर आगे अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करना है। मतलब अभी हम कितना शेयर्स अलॉट कर सकते हैं ये पूछा मैंने, 1 लाख। ठीक है, कितना शेयर्स इस पे तो हम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1,20,000 की हमें एप्लीकेशन रिसीव होंगी। ठीक है, 2 रुपीज पे। ठीक है, जब हम यहाँ पर अलॉट कितना कर सकते हैं, 1 लाख। यस सर। 1 लाख इंटू 2। ठीक है, और हमने यहाँ पर फेस वैल्यू शेयर कैपिटल पे कितनी आ जाएगी, 1 लाख इंटू 10। शेयर कैपिटल में इतना डाल देंगे और सिक्योरिटी प्राइस में हम डाल देंगे 1 लाख इंटू 2। ठीक है, अब हमने शेयर एप्लीकेशन मनी सबसे पहले हमें रिसीव हो गई, फिर हमने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल हमारा सारा एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे कंपनी के क्या बन गए, क्रिएटर्स बन गए, लायबिलिटी हमने क्रिएट कर दी। उसके बाद कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाती है। अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने से पहले वो ड्यू करेगी अलॉटमेंट मनी को। जब भी हम ड्यू करते हैं हम इनको क्या बना रहे हैं, अपना क्रेडिटर बना रहे हैं। तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे और शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉटेड मनी 1 लाख। फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट में हमने 3 रुपीज मंगवाए तो 3। ठीक है, यहाँ पर आप अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में कि प्रीमियम कहाँ मंगवाया है तो हम हमेशा अलॉटमेंट में एज्यूम करेंगे, आप नोट डाल सकते हैं। उसके बाद जब हमने उन इन्वेस्टर से नोटिस भेज दिया कि आप हमें 3 रुपए अलॉटमेंट पे किजिए, ठीक है, हमने उनको क्रेडिटर बना दिया कि इनसे हमें पैसे मिलने हैं। जब मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को बढ़ा देते हैं और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। एक्चुअल अमाउंट जितना रिसीव हुआ अलॉटमेंट में, एक्चुअली उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स ने अगर पैसा नहीं दिया तो उसको हम कॉल इन एरियर्स में देंगे। उसके बाद आता है कॉल ऑन शेयर्स। ठीक है, इससे पहले एक बार मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगी। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रीड करेगा? यस यस अनीश, आपने माइक अनम्यूट किया है। Yes, ma'am. Nandan Limited issue 40,000 equity share of rupees 100 each. The share money per share was payable as on application rupees 30, on allotment rupees 50, on first call and final call rupees 20. Raman, a farmer holding 80 shares, could not pay his call money on time. Nathan, another person holding 50 shares, paid the call money with allotment. Calculate amount received by company on allotment. ठीक है, तो आप सभी के सामने क्वेश्चन है, एक बार मैं भी आपको इसके फैक्ट्स बताती हूँ। एक नंदन लिमिटेड है जिसने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, फेस वैल्यू उसका क्या है, 100। ठीक है, एप्लीकेशन पे वो 30 मंगवा रहा है, अलॉटमेंट पे 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20। ठीक है, इसमें एक रमन, एक फार्मर, एक इन्वेस्टर है जिसके पास 80 शेयर्स है और उसने कॉल मनी पे नहीं की ऑन टाइम। कॉल मनी मतलब दिस वन, फाइनल या फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं। एक नाथन है, अनदर पर्सन है जिसने 50 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और उसने कॉल मनी कब पे कर दी है, अलॉटमेंट के टाइम पे। तो आप बताइए कि अलॉटमेंट के टाइम पे उसको कितना पैसा रिसीव हो गया होगा? आप लोग एक बार आंसर दीजिए। $280,000. 2,80,000। कोई और आंसर देगा?
आपने आंसर दिया 2,80,000। और कोई? ये बताना कि अलॉटमेंट के टाइम पे एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा उसे। एनीवन एल्स? अभी जिसने आंसर दिया था 2,80,000, आप बताएंगे आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया? मैम 3,30,000 मैम। 3,30,000। No मैम 3,20,000 सॉरी। 3,20,000। यस मैम। और कोई आंसर देना चाहता है? something 4 लाख 4 लाख। आप लोग ये आंसर, ये 2,80,000, 3,20,000, ठीक है। मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अलॉटमेंट पे उसने कितने पैसे मंगवाए होंगे? 40,000 इंटू 50। 40,000 इंटू 50 कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख। उसके बाद 80 ने तो कॉल मनी पे नहीं की थी, मतलब अलॉटमेंट पे कर दिए। तो अलॉटमेंट पे सबने पे किया, कोई कॉल सिनेरियोस नहीं है। नाथन जो है उन्होंने अलॉटमेंट के साथ कॉल मनी भी पे कर दी। तो नाथन के शेयर्स कितने थे? 50 शेयर्स इंटू 20 रुपीज। तो 50 इंटू 20 कितना होगा? इंटू 20 मैम 2 लाख 50 इंटू 20,000 होगा ना? 1,000 ठीक है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे उसको कितना पैसा मिलेगा? 2,01,000। तो आप लोगों के आंसर 2,80,000 और 3,20,000, 4 लाख, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो आप लोग एक बार ध्यान देंगे कि कितना पैसा हमें मिल गया है। अगर किसी ने पैसा नहीं पे किया कॉल सिनेरियो से, उसको माइनस कर देंगे। और जो अगर अलॉटमेंट के साथ ऑलरेडी हमें पैसा मिल गया है, उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस, उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर नाथन ने अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल मनी भी पे कर दिया था। तो कॉल इन एडवांस मतलब एक्चुअल में उसके पास कितना पैसा आया होगा बैंक में? 2 लाख प्लस 1,000, 2,01,000। आई होप सबको क्लियर है। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्क्रीन पे है। एक कंपनी ए है जिसने पब्लिक को कितना शेयर इशू किया है? 10,000 शेयर इशू किया है एट ₹10। ठीक है। उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखा है हमें। उसमें से 10,000 में से 10,000 शेयर्स पे उसको एप्लीकेशन मिल गया, मींस फुली सब्सक्राइब्ड है। ठीक है। और 9,000 शेयर्स, ठीक है, उसको 9,000 शेयर्स पे कितना पैसा मिला? 10। और 1,000 शेयर्स पे उसको कैसे कितना पैसा मिला है? 8। मतलब उसका 9,000 तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फुली कॉल्ड अप, बट नॉट फुली पेड, क्योंकि 10 रुपए मंगवाए थे, 10 रुपए मिल गए 9,000 पे, फुली पेड अप है, फुली कॉल्ड अप है। पर जो 1,000 शेयर्स है, 1,000 शेयर जिसपे 8 रुपीज मंगवाए, 8 रुपीज मिले हैं, मंगवाए कितने थे? 10 रुपए, मिले कितने? 8 रुपए। तो इस केस को क्या बोलेंगे हम? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। ठीक है। तो इस केस में आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? आप 10,000, यहाँ पर आंसर है 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10। 10,000 के लिए हमें पूरे का पूरा मिला है, पर इसमें से कितना हमें नहीं मिला? कोई बताएगा कितने शेयर्स पे हमें कितना पैसा नहीं मिला? मैम 1,000 शेयर पे 2 रुपया नहीं मिला। वो क्या? हमारी कॉल सिनेरियोस। तो 1,000 इंटू 2। ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख माइनस 2,000, 88,000। 1 लाख माइनस 2,000,
ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 98,000। ठीक है, 98,000 हमारी आ जाएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पे। ठीक है, किसी को डाउट? No ma'am, no ma'am. ये क्वेश्चन है कोई यहाँ देखिए, कंपनी ए है जिसने 10,000 शेयर्स इशू किया है ₹10, प्रीमियम कितना है ₹2 पब्लिक को। ठीक है, उसको एप्लीकेशन पूरा का पूरा मिल गया है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा? कोई बताएगा कितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा? एक बार मैम फिर से हाँ जी, मैम 1 लाख जाएगा एप्लीकेशन में और 20,000 जाएगा मैम एक बार फिर से बोलिए मैम, एक बार फिर से मैम रिपीट करिए ना क्वेश्चन एक बार फिर से। क्वेश्चन। एक कंपनी ए है जिन्होंने कितना शेयर्स इशू किया है पब्लिक को, 10,000 शेयर इशू किया है जिसका फेस वैल्यू था ₹10 और ₹2 प्रीमियम पे उसने इशू किया है। ठीक है, इशू प्राइस हो गया उसका ₹12 और पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया और उनको सारे के सारे ₹12 पे कर दिए। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा? मैम 1 लाख ही आएगा इक्विटी शेयर में और प्रीमियम में 20,000। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी ए है जिनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है 5 लाख। ठीक है, 50,000 शेयर्स एट ₹10। इन्होंने 30,000 शेयर इशू किया एट ₹20 पर। ठीक है, अब इन्होंने 20 पर शेयर इशू किया और इनको एप्लीकेशन कितनी हुई है, 28,000 की रिसीव हुई है। तो सबसे पहले बताइए कि क्या ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तो वो तो इशू किया था 30,000। हाँ, मैम कर रहा हूँ। आप में से कोई बताएगा कि कितना परसेंटेज हमें रिसीव हो जाता है तो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है? 20%. 90%। तो 30,000 का 90% क्या होता है? 27,000 27,000। हो चुका। हाँ, तो एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? 28,000 की। 27,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर 90% से ज्यादा हमें रिसीव हो रहा है तो हमारा मिनिमम सब्सक्राइब। ठीक है, अब उनको 28,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है और उन्होंने इतने शेयर्स अलॉट भी कर दिए। अब जब इन्होंने, ये हमारा ना लमसम वाला मेथड है जहाँ पर 10 रुपीज मतलब ये पूरे 20 रुपीज उन्होंने मंगवा लिए। इसमें ना 1% है जिन्होंने 200 शेयर पे ₹2 नहीं पे किए। तो आप मुझे बताएंगे कि टोटल हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा या सब्सक्राइब्ड वाला कितना आएगा, बताइए। No idea. कोई बताएगा? मैम 27,600। 27,000 600 कैसे? मैम सिर्फ 200 शेयर का उनको रिसीव नहीं हुआ, पेड नहीं और किया शेयर होल्डर ने। ओके, एक मिनट। नहीं मैम, एक मिनट रुकिए। आप सभी के पास है टाइम, आप बता सकते हैं।
कोई बता रहे या फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं? बताइए। देखिए, सबसे पहले हमने कितना शेयर अलॉटेड किया है? 28,000 शेयर अलॉट, ठीक है। तो हमने इन्होंने सारा अलॉटमेंट हो गया, सब कॉल्ड अप हो गया, यहाँ कुछ नहीं बता रखा कि 18 मंगवाए हैं, पूरे के पूरे इन्होंने 20 रुपीज कॉल्ड अप किए हैं और 20 रुपीज पेड अप हो गया, पर एक शेयर होल्डर ने नहीं, जिनके पास 200 शेयर्स हैं उन्होंने पे नहीं किया, वो भी 2 रुपीज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना पेड अप कॉल्ड अप है हमारा, ठीक है। 28,000 इंटू 20 कितना आएगा? 5,60,000, ठीक है। इसमें से जितना हमें पे नहीं हुआ, जिसको हम कॉल सिनेरियोस होते हैं, उसको माइनस कर देंगे। कितना पे नहीं हुआ? 200 इंटू 2, दैट इज 400। तो हमारा अमाउंट कितना हमें रिसीव हुआ है? 5,59,600, ठीक है। ये अमाउंट है जितना ये कंपनी को रिसीव हुआ है। इसमें भी दो चीजें हम देख सकते हैं जब हम बैलेंस शीट में डालते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। इसमें आप बताएंगे कि सब्सक्राइब्ड और फुली पेड में कितना अमाउंट आएगा, कितने शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं और फुली पेड है? मैम 17,800 17,800 27,800 सॉरी मैम। हाँ, 27,800 शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब भी हैं और फुली पेड भी है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता है तो 10, ठीक है। और इस नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो जाएगा वो 27,800 इंटू 2 जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा। अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड में कितना जाएगा? पेड में कोई बता सकते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कितना जाएगा? कितने शेयर्स लेंगे यहाँ पर? 2,600 200। यस मैम 200 शेयर्स एंड अमाउंट 3,600 8 लेंगे ना, क्योंकि 8 रुपीज है, 200 शेयर्स हैं जिनपे 8 रुपीज है जो हमें रिसीव नहीं मैम हुए। 18 रुपीज है मैम, हाँ 18 रुपीज है मैम। 18 रुपीज, हाँ मैं रिसीव हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 3600, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉल सिनेरियोस पे ले लेंगे। कॉल सिनेरियोस कितना हमारा? 200 इंटू 2, दैट इज 400, 400। ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद मैं आप फिर से हम नोट्स पे आते हैं। ठीक है, और जैसे हमने अलॉटमेंट में किया वैसे ही हम कॉल में भी करेंगे, चाहे फर्स्ट कॉल हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फाइनल हो। जितना हमने शेयर अलॉट कर दिया इनटू अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। सबसे पहले ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर इसको भी हमने प्रीमियम में किया है तो 2 सिक्योरिटीज। जब रिसीव हो जाएगा तो हम कर देंगे बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट ये है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स पता होता है, जो पैसा मंगवा तो लिया है, कॉल्ड अप है, पर जितना पैसा शेयर होल्डर ने नहीं पे किया उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। इससे हमारी कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस होती है। जब हम कॉल ड्यू करते हैं तब हम क्या एंट्री पास करते हैं? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर जब हमें पैसा मिलता है, ठीक है, इसमें ये शेयर फाइनल कॉल में जितना पैसा हमने ड्यू कर रखा था, जैसे 10,000 शेयर्स थे, उस पर 30 रुपीज जो था हमने ड्यू कर रखा था कि हमें 3 लाख रुपीज रिसीव होना है, पर उसमें से हमने क्या किया है? हमें 200 शेयर होल्डर्स ने जो है पैसे नहीं दिए। 200 इंटू 30 कितना अमाउंट आएगा? 6,000।
6,000 हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो हम वो क्या करेंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे। हमारी कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं, लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं, उसको हम कॉल्स इन एरियर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जितना हमें पैसा रिसीव हो गया है 3 लाख माइनस 6,000, ठीक है, उतना हम बैंक में डाल देंगे। टू लाख 94,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, ये इंटरेस्ट वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस है हमारा, हेलो, am I audible? Yes, ma'am. I think it's screen. मिल गया था तब हम एंट्री क्या करते, बैंक में जितना भी पैसा आ गया, जैसे हमारे इस एग्जांपल में 2,01,000 आ गया था, ठीक है। अलॉटमेंट का कितना था, सिर्फ 2 लाख था, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस का कितना था, कितनी फाइनल कॉल की हमें पहले मिल गई थी पैसा, 1,01,000। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एंट्रीज में शो करते हैं। Excuse me, madam. यस मैम। I think sir is going to tell you something. ओके सर, यस सर। Sorry to interfere, Indrajit ma'am. In fact, I have been watching this because it is a sort of revision for me also, because we passed out in 1973 or higher secondary. Yes, sir. So anyway, the session is going very good. My issue is with the students. I find very poor attendance. Gopal ma'am, Mr. MP Jha, Yes, sir. if you all, and Shukla sir, our accountancy teacher, when the madam is taking so much pen, she has made a lot of handmade notes. It means she has done her homework also. So if the attendance is hardly 20 out of over 100 students in class 12, it's a, I'm very sorry to learn this poor attendance. So students, my special request, please encourage, please talk to your peer group, please talk to your friends, those your classmates, so that they take maximum advantage. Don't think that since because of pandemic everybody is likely to be promoted, so there is no much importance of education or classes. But these basic things say what is company. I have learned in my 1973 we used to get company is an artificial person created by law having its common seal and perpetual succession. This I have learned in 1973 and still I remember it by heart. So all these things are the basic things which you will need to know even if you are pursuing CA or MBA or whatever subject after passing out class 12. So please don't take these classes so lightly. Indrajit Kaur ma'am, we are really grateful to you. I am just trying to motivate my kids, how I can motivate them so that they take advantage. Because of this pandemic and lockdown in Kolkata, everybody has taken this casually. And further Saturday evening, they just relax. But most of them, because of lockdown, we are all confined at home. So my dear students, please take advantage. Please talk to your friends.
And I will not take much of your time. Really grateful to you, madam. You people are devoting a lot of time and energy for us. Let us see whatever best we can derive out of it. Thank you once again. Sorry, I won't disturb you further. Thank you. थैंक यू सो मच सर। एंड स्टूडेंट, सच में ये जो सेशन आपके लिए रखा जा रहा है, ये बिल्कुल भी आपको बोर करने के लिए या फिर आपको ऑलरेडी आप ही पूरा ईयर के सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, एक स्मॉल रिवीजन है। और मैं आपके साथ 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 इंटरेक्ट भी कर रही हूँ, आपसे छोटी छोटी चीजें पूछ रही हूँ, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू टाइप भी है और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपने क्लास में बहुत किए हैं। जो मैंने आपसे पूछा पीछे अभी जितना सेशन अभी हमारा हुआ, मैं आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दी टेक्निकल इश्यूज जो भी हमारी क्लास में आ रहे थे। आगे से मैं ध्यान रखूंगी ऐसे कोई टेक्निकल इशू ना हो। तो जितना भी अभी हमने रिवाइज किया उसमें मैंने आपसे जो टर्म्स स्पेसिफिकली पूछा कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट फुली पेड, तो इस तरीके के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लासेस इसीलिए है कि आपके साथ आपका पूरा कंसेप्ट भी एक बार रिवाइज हो जाए और टेक्निकल वर्ड्स, क्योंकि आपको आंसर सॉल्व करना आता है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, पर आपसे पूछा जो जाएगा वो आपको क्लियर होना चाहिए कि अच्छा हमसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। और इवन 12th क्लास ही नहीं, आगे जब भी आप कोई ग्रेजुएशन में जाएंगे, कोई एमबीए में मतलब ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करेगा, या कॉलेज में भी आपके चैप्टर बहुत काम आएगा, ये सारे टर्म्स बहुत काम आएंगी। कोई प्रोफेशनल कोर्स में आप जाएंगे वहां पर भी बहुत काम आएगा। उसके एंट्रेंसेस में भी ये चैप्टर्स आपको शेयर कैपिटल का हमेशा पूछा जाता है, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीएस फाउंडेशन हो, सीएमए फाउंडेशन हो, उसमें शेयर कैपिटल का, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका करिकुलम में इंक्लूड है। तो मैं आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवर अलॉटमेंट एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, ओवर अलॉटमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हमने शेयर इशू किए थे 1 लाख, हमें रिसीव कितना हो गया? 1,20,000। ठीक है, तो हमने जितना इशू किया उससे ज्यादा हमें रिसीव हुआ, तो हो गई हमारी ओवर अलॉटमेंट। और हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन जब हम रिसीव करते हैं तो हम किसी को रोकते नहीं कि नहीं हमें 1 लाख रिसीव हो गया है उसके बाद हम रिसीव नहीं करते, सब रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट में पैसा जा रहा होता है तो नहीं पता चलता कितना आ रहा है, जब क्लोज डेट आती है तब वो सारा देखते हैं कि मिनिमम सब्सक्राइब है या ओवर अलॉटमेंट है। मिनिमम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटेड कर देते हैं, नहीं होता तो रिफंड कर देते हैं। पर ओवर अलॉटमेंट होता है तो उस केस में अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है? 2 चीजें कर सकते हैं इसके अंदर। जो 20,000 एक्स्ट्रा अलॉटेड हो गए हैं उसको या तो पूरा का पूरा क्या कर दो, रिफंड कर दो। ठीक है, उसके लिए क्या एंट्री करेंगे हम? पैसा जा रहा है, बैंक कम हो रहा है, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट। या आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कंपनी नॉर्मली क्या करती है, इन्वेस्टर कहते हैं जब मेरी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे उसमें एडजस्ट कर देना, या मेरी अदर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे उसमें एडजस्ट कर देना। तो आपसे क्वेश्चन में 2 चीजें आ सकती हैं, कुछ पैसा या पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया, हम नॉर्मल एंट्री कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में आता है एडजस्टमेंट विद अलॉटमेंट इन अदर कॉल्स, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। मैं आपको शो करती हूँ। इस तरीके के आपके टीचर ने कुछ अलग आपको सिखाया होगा, पर इस तरीके से हम बनाते हैं कि कितना हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, उसमें से कितना हमने रिफंड कर दिया है। अगर रिफंड करने के बाद हमारे पास कुछ एक्सेस पैसा बचा है तो हम उसका, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आप आगे एडजस्ट कर लेना, तो एक्सेस अमाउंट अगर बचा है तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन के लिए जितना हमने अलॉट किया है, क्योंकि 1,20,000 का हमें शेयर्स हमें रिसीव हुआ है, हमने लाख ही अलॉट किया होगा, उस पर एप्लीकेशन एडजस्ट कर देंगे। फिर भी कुछ एक्सेस बच रहा है, उस हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, अभी भी कुछ एक्सेस अमाउंट है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आप आगे फर्दर कॉल्स में से भी एडजस्ट कर सकते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? फर्दर कॉल में भी एडजस्ट कर दोगे। और उसके बाद अगर आपको कुछ पैसा बच रहा है या फिर आपको उसमें और पैसा मंगवाना है तो उसको इतना अमाउंट लिख के उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आप शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना, तब एप्लीकेशन के टाइम पे आप क्या एंट्री पास करोगे? जब एप्लीकेशन मनी आप ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो हम करते ही है, पर जितना अलॉटमेंट का पैसा हमने एडजस्ट कर लिया है वो एक्सेस मनी से, उसको क्या कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। फिर भी कुछ बच गया, हमने रिफंड नहीं किया, आगे फर्दर किसी कॉल में किया तो वहां पर हम कॉल्स इन एडवांस यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इस चीज को। जहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, जैसे आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और उसमें से कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दे रखा होगा, और आपको कुछ शेयर होल्डर का दे रखा होगा कि इन्होंने इतने शेयर्स अप्लाइड किया या अलॉटेड। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि कितना शेयर्स, अगर हमें अलॉटेड की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हमसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय अप्लाइड बाय मिस्टर एक्स। तो जो चीज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी आपसे वो पूछेंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं। एक कंपनी ए है, इसने 1 लाख शेयर्स इशू किए पब्लिक को और उसको एप्लीकेशन मिली 1,20,000। ठीक है, आपने जो कंपनी है उसने 1 लाख शेयर्स की तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी और रिमेनिंग को रिजेक्ट कर दिया। रिमेनिंग को रिजेक्ट करने का मतलब उसने पूरा का पूरा रिफंड कर दिया। तो आप मुझे बताइए इसकी एंट्री क्या होगी। कोई बताएगा इसकी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी? मैम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है, नेक्स्ट है प्रो राटा में आपको ये इंफॉर्मेशन दिया होगा। कंपनी ए है, आपको इसमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने। कंपनी ए है जिसने 50,000 शेयर्स इशू किए पब्लिक, ठीक है, और उसको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 1 लाख। अब आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपने 30,000 शेयर्स अप्लाइड किए थे, 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, और अब आपको बताना है कि, और मिस्टर ए एक इन्वेस्टर है जिन्होंने 1500 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो आप बताइए मिस्टर ए के केस में ये वाला देखेंगे आप इसमें। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देती हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड, अगर आपको शेयर्स अलॉटेड गिवन है, उस इन्वेस्टर्स के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड गिवन है, तो आप क्या निकालोगे, आपको क्या निकालना होगा एंट्रीज करने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो जितना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, तो और अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड गिवन है तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड यहाँ पर अप्लाइड आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल शेयर्स अप्लाइड इनटू टोटल शेयर्स अलॉटेड। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि आपको, एक बार इसको इग्नोर करना, यहाँ पर कैटेगरी ए में आपको नंबर ऑफ शेयर्स टोटल दे रखे हैं अलॉटेड और नंबर ऑफ शेयर्स टोटल दे रखे हैं अप्लाइड, और मिस्टर ए को कितना अलॉट किया, 1500। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना आएगा इस केस में, मिस्टर ए ने कितना अप्लाई किया होगा, उसके बदले उसको 1500 दे रखे हैं। एक मैं आपको बताती हूँ, इसमें अलॉटेड जब हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अलॉटेड 1500 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 30,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 1500। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना अप्लाइड हो जाएगा मिस्टर ए का, 1500। सेकंड केस मुझे कोई बताएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 50,000 और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने, टोटल 20,000। तो आप बताइए मिस्टर ए ने कितना अलॉट किया है,
के पास आंसर है कि ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आया? नीश राज आप बताएंगे? एक बार फिर से समझाइए। हाँ जी, देखिए जो भी आपको इन्वेस्टर की इंफॉर्मेशन, एक तो आपको दे रखे होंगे टोटल इंफॉर्मेशन कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में या तो दे रखा होगा कि एक इन्वेस्टर ने कितना अलॉट कर रखा है। जब अलॉटेड दे रखा होगा तो आपसे क्वेश्चन में पूछागा कि आपने इसने अप्लाई कितना किया होगा, ठीक है। तो नॉर्मल है, जो चीज दे रखी है ना उसको हम टोटल उसी के टोटल से डिवाइड कर देंगे और इनटू कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 30,000 जो है शेयर्स अप्लाइड है, 30,000 शेयर्स अलॉटेड है, ये टोटल है। और मिस्टर ए ने कितना अलॉट किया हुआ? 1500। तो 1500 शेयर्स जो हैं वो अलॉटेड है और इसका टोटल क्या है? 30,000। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 30,000 इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो कितना अप्लाइड आ गया? 1500। ऐसे सेकंड केस में मुझे बताइए कि जब आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 20,000 है और अप्लाई कितने है टोटल नंबर शेयर्स? 50,000 और मिस्टर ए ने अलॉट किया 1500, तो अप्लाइड कितने होंगे? मिस्टर ए ने कितना अप्लाई किया होगा? मिस्टर ए ने कितना अप्लाई किया होगा? Is 3,750. Yes. 3,000। 750. आपने कैसे कैलकुलेट किया है? 20,000 divided by 1,500 into 50,000. नहीं, जो अलॉटेड है जितना मिस्टर ए ने उसको ऊपर रखेंगे। हम इसमें 1500 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 50,000 50,000 करेंगे तो एक कितना आ मिनट। जाएगा? 500 और 50। थ्री 3750 आएगा, ठीक है। यस मैम, यही आ रहा है भाई। ठीक, नेक्स्ट आपका है शेयर्स अप्लाइड 20,000 और शेयर्स अलॉटेड नील। तो 1500 उन्होंने कितना अप्लाई किया होगा? 1500 डिवाइड बाय नील इंटू 20,000। तो इस केस में तो हम कर ही नहीं सकते, जब उन्होंने कुछ अप्लाइड ही नहीं किया तो अलॉट ही नहीं किया। ये कौन सा केस होगा? जब इन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया होगा, सारा रिफंड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम कर रहे थे ओवर अलॉटमेंट, ठीक है। ओवर अलॉटमेंट में एक क्वेश्चन हम देखते हैं। XYZ लिमिटेड है, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। XYZ लिमिटेड है जिनको एप्लीकेशन मिला है, received application for 50,000 shares against offer shares of 20,000। इशू कितना है यहाँ पर? कंपनी ने कितना इशू किया है? कंपनी XYZ लिमिटेड ने कितना शेयर्स इशू किया है यहाँ पर? हाँ जी, कोई बता रहा है? XYZ लिमिटेड ने कितना शेयर्स इशू किया है? 50,000 इशू किया है, 20,000 इशू किया है? मैम 20,000। ठीक है, और उसको उसके बदले एप्लीकेशन मिल रही है 50,000 की। 50,000। ओवर अलॉटमेंट हो रहा है। आगे कंपनी क्या कह रही है कि 10,000 तो हमने क्या कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट, मतलब शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, और बाकी जो बच गया है उसका हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है मेड टू बैलेंस एप्लीकेशन। कैसे कैसे अमाउंट मंगवा रहे हैं? एप्लीकेशन पे 4 रुपीज मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज मंगवा रहे हैं, और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज मंगवा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव कितना है?
कितनी हुई है? 50,000 हुई है, पर उसमें से 10,000 कौन सी हो गई? रिजेक्ट वाली। ठीक है, इसके अगेंस्ट तो हम कोई शेयर्स इशू करेंगे नहीं, रिजेक्ट कर दिया। तो 40,000 है, 40,000 के बदले हम कितना इशू करेंगे? 20,000। ठीक है, तो हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना हमें मनी, कितना एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ? 50,000। 50,000 एप्लीकेशन में 4 रुपीज मंगवाया, तो 2 लाख। ठीक है, इसमें से हमने रिफंड रिजेक्ट कितना कर दिया? 10,000। 10,000 इंटू 4, ये पैसा वापस कर दिया 40,000। हमारे पास कितना पैसा एक्सेस में है? 1,60,000 रिफंड करने के बाद। अब इसमें से सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे एप्लीकेशन पे। ठीक है, 20,000 जितना शेयर अलॉट किया है इंटू एप्लीकेशन मनी 4, 80,000, और एक्सेस अमाउंट आ जाएगा हमारा 80,000। अब देखो एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाया, एप्लीकेशन एडजस्टमेंट हो गई। आगे इन्होंने क्या बोला था? फर्दर हम अलॉटमेंट और फर्दर कॉल्स में हम क्या करेंगे? इसको एडजस्ट करेंगे। तो 80,000 में से जो 60,000 है, अलॉटमेंट में पैसे देखेंगे, 3 रुपीज मंगवाने हैं अलॉटमेंट पे, 20,000 इंटू 3, 60,000। तो 20,000 अभी भी हमारा एक्सेस अमाउंट है। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा हमारा? 80,000। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में रिफंड वाला जाएगा 40,000। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 60,000। ठीक है, बाकी कह रहे थे कि फर्स्ट कॉल में से भी एडजस्ट कर लेना। फर्स्ट कॉल में से फर्स्ट कॉल इनकी 4 रुपीज की है, तो यहाँ पर 80,000 की है, बट इनके पास 20,000 ही है। तो फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एडवांस में से 20,000 जाएगा। ये अमाउंट अभी रिसीव करेंगे जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, उसके बाद ये 40,000 क्या करेंगे? 60,000 ये उस टाइम पे रिसीव करेंगे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? जब यहाँ पर हम ओवर अलॉटमेंट में ये स्टेटमेंट बनाने के बाद एंट्री करेंगे, सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारा जाएगा 2 लाख। 2 लाख डेबिट टू, 2 लाख डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 लाख डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 80,000। टू बैंक, रिफंड कितना किया है? रिजेक्ट कितना किया? 40,000। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 60,000। एंड टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट हुआ है? सिर्फ 20,000। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी जो हम पास करेंगे। उसके बाद सब नॉर्मली चलता रहेगा। अलॉटमेंट का पैसा जब हमें सारा मिल गया है एक ही टाइम पे, तो अलॉटमेंट में सिर्फ हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें पैसा मिल, हमारा एडजस्ट हो गया। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे रिसीव की, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस, कितना पैसा हमें मिल गया। ठीक है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा मिलेगा? हमें मिलेगा 60,000। जब फर्स्ट कॉल की रिसीव एंट्री करेंगे, बैंक कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना हमें हमने एडजस्ट कर दिया 20,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, इतना हमें यहाँ तक क्लियर है। देन मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी प्रो राटा अलॉटमेंट पे। ये रहा स्टेटमेंट जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, स्टेटमेंट फॉर प्रो राटा अलॉटमेंट। पहले हम देखेंगे कितना टोटल एप्लीकेशन हमें जितना रिसीव हुआ है इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, फिर उसमें से जितना एक्सेस एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, उसको माइनस कर देंगे। हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट है सबसे पहले हम उसको यूज करेंगे एप्लीकेशन, जितना हमने शेयर अलॉट कर दिया उस पर एप्लीकेशन में एडजस्टमेंट करेंगे। फिर कुछ हमारे पास एक्सेस अमाउंट बचता है तो हम क्या कर देंगे उसको आगे, कंपनी अगर कहती है कि रिफंड कर दो तो ये भी रिफंड कर देंगे, कंपनी कहती है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो तो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आप मुझे बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कि कितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। कंपनी ए है,
जिसने पब्लिक को 25,000 शेयर्स इशू किए हैं और पब्लिक ने कितने का एप्लीकेशन दिया है, 37,500, ठीक है। तो और ऑब्वियसली जब ओवर अलॉटमेंट है पर कितना इशू कर सकते हैं, 25,000 ही इशू कर सकते हैं। कंपनी ये कह रही है जितना भी सरप्लस आता है ना एप्लीकेशन एडजस्ट करने के लिए, हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। एप्लीकेशन में 4 रुपीज दे रखे है, अलॉटमेंट में 3 दे रखा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 दे रखा है। अब उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है, 37,500 की। एप्लीकेशन पे कितना मंगवा रहे हैं ये, 4 रुपीज, ठीक है। तो 37,500 इंटू 4 आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। कोई रिफंड नहीं बोला इन्होंने, कुछ रिजेक्ट नहीं किया। इसमें अलॉट कितने किए, 25,000। 25,000 एप्लीकेशन पे 4 रुपीज मंगवाया तो 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर ये 50,000 जो है हमारा एक्सेस बच गया, इसको हम अलॉटमेंट में यूज कर सकते हैं। अलॉटमेंट पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 है और इनटू हमारा अलॉटमेंट में 3 रुपीज है, 25,000 इंटू 3 आ जाएगा हमारा 75,000। तो हमारे पास जब एक्सेसिव 50,000 है तो हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, अब बता सकते हैं कोई कितना एडजस्ट कर सकते हैं अभी अलॉटमेंट में से। हाँ जी अनीश बोलिए। कितना एडजस्ट कर सकते हैं हम अलॉटमेंट में से। मैम 50 में से 75 तो मतलब एक्सेस हो जाएगा, तो वो तो कर नहीं सकते नहीं, तो एक्सेस वो जो 25,000 आ रहा है ना, वो तो इतना अमाउंट अभी टू बी रिसीव्ड है, अलॉटमेंट के टाइम पे इतना मंगवाएंगे, ठीक है। अभी कितना एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ 50,000 एडजस्ट हो सकता है, कितना एक्सेस। आई होप ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने ये कुछ जनरल एंट्रीज है अदर देन कैश के लिए। तो अगर आप एसेट खरीदते हैं या बिजनेस खरीदते हैं, उस केस में सबसे पहले नॉर्मली जब एसेट खरीदते हो तो एसेट अकाउंट डेबिट, जिससे खरीदा है उसका नाम या क्रेडिटर जो भी है वेंडर को आप क्रेडिट करते हो, ठीक है। उसके बदले आप कैश नहीं दे रहे। नॉर्मली अगर कैश देते थे तो वेंडर अकाउंट डेबिट या सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, यहाँ पर आप शेयर दे रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अगर आप प्रमोटर्स को दे रहे हो तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये नॉर्मल एंट्री हो। आप बिजनेस परचेज करते हो तो बिजनेस परचेज करने के टाइम पे आप एसेट्स भी खरीदते हो, उसकी लायबिलिटीज भी आप पे करते हो। तो एसेट जब खरीदे डेबिट करोगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करोगे, ठीक है। वेंडर्स जितने का उनको दिया है उसको वेंडर्स अकाउंट को जितना आपने पे किया वो परचेज कंसिडरेशन यहाँ लिखोगे। अगर इसमें आपका एक्सेस आता है तो गुडविल, अगर इधर यहाँ एक्सेस आता है तो कैपिटल रिजर्व होता है। इसके बदले में आप क्या कर देते हो, उस वेंडर को वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज, ठीक है। ये कुछ आपके थियोरेटिकल टॉपिक है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो होता है एक फ्री रिजर्व होता है, रिजर्व इन सरप्लस के अंदर हम शो करते हैं। ये जो पैसा हम एक्सेस मनी सरप्लस कंपनी अर्न करती है, ये हर जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुछ 5 पर्पसेज हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट से हम क्या कर सकते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं मेंबर्स को। सेकंड, हमारे कंपनी के कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम उनको राइट ऑफ कर सकते हैं इससे। कोई भी शेयर्स को इशू करते टाइम, डिबेंचर्स को इशू करते टाइम हमने कोई भी खर्चा किया, कोई कमीशन पे की, कोई डिस्काउंट दिया, उसको भी इस अमाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हमने देखा था, उनको रिडीम करना होता है, डिबेंचर्स को रिडीम करना होता है, उस टाइम पे जो भी
प्रीमियम पे अगर रिडीम्शन हो रहा है तो जो प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम चाहिए होता है रिडीम करने के लिए, वो भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से ले सकते हैं। अपने शेयर्स को आप बायबैक करना चाहते हैं कंपनी, तो बायबैक के लिए उनको पैसा पे करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अमाउंट से यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। फोर फीचर, ये पूरे कंबाइन क्वेश्चन आता है, ओवर अलॉटमेंट, फोर फीचर, रेशियो, ऐसा पूरा कंबाइन क्वेश्चन भी आपको फुल डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें आता है। और एमसीक्यू में भी आप छोटे छोटे चीजें पूछ सकते हैं लोग आपसे, ठीक है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है कि आप जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉल्स इन एरियर्स, जहां पर कंपनी ने पैसे मंगवा लिए, आपने पे नहीं किए, ये कंपनी ऐसे जाने देगी आप नहीं पे कर रहे। कंपनी जब आप नहीं पे करोगे कुछ टाइम के बाद आपको नोटिस सर्व करेगी, कुछ टाइम देगी, आप पे कर दो, ठीक है। उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती रहती है जब तक वो पे नहीं करती, टाइम देगी, आप पे कर दो। अगर आप उस टाइम में भी पे नहीं करते तो कंपनी क्या करती है, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह करती है और वो शेयर्स को जब्त कर, फॉरफिट कर लेती है। जितना उन्होंने पैसा पे कर दिया वो भी वापस नहीं करती, वो शेयर्स भी उनसे वापस ले लेती है। तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं देखते हैं। हमने पढ़ा था ये इंस्टॉलमेंट पे कंपनी मंगवाती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। अब इसमें कॉल्ड अप कंपनी ने 7 रुपीज कॉल्ड किए थे, उसमें से पेड 9 रुपीज कॉल्ड अप किए थे, ठीक है। उसमें से कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने पे कितने किए हैं, 4, 2, ठीक है, 7 रुपीज, 6 रुपीज पे किए हैं, ठीक है। और 3 रुपीज जो है वो है अनपेड, क्योंकि 1 रुपीज तो उन्होंने मंगवाए नहीं, तो 9 में से पेड कितना है, 6 रुपीज अनपेड है, और 6 रुपीज पेड है और 3 रुपीज अनपेड है। तो हम जब भी फोर फीचर का क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा चार्ट आप हमेशा छोटा सा बना लेंगे, जिससे आपकी एंट्री करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपको फेस वैल्यू दे रखी होगी, उसमें आप देख लेंगे सबसे पहले कि कॉल्ड अप कितना दे रखा है, ठीक है, 9 है ना? ठीक है, हमें दे रखा है 9, अनकॉल्ड दे रखा है 1, इसका तो हमें कुछ नहीं करना, अनकॉल्ड वाले का हमें कुछ नहीं करना। अब कॉल्ड अप में देख लेंगे, पेड अप कितना है, 6, ठीक है, जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है, और अनपेड कितना है, 3, ठीक है। जब ये बना लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, एंट्री, जब फॉर फीचर की एंट्री होती है तो जब फॉर फीचर होंगे शेयर्स, वो वाले जो हमने लास्ट टाइम इश्यू किए थे एट पार, ठीक है। तो अभी हमने जो एग्जांपल किया था अपना फेस वैल्यू 10 थी जिसमें, तो आप सिंपल क्या कर दोगे, जैसे ये एग्जांपल देखेंगे, एबीसी लिमिटेड ने 500 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, उसमें से कॉल्ड अप कितने हैं, 8 रुपीज पर शेयर है, ठीक है, और 4 रुपए जो है वो पे ही नहीं किए, तो कॉल्ड अप कितना है, फेस वैल्यू 10 है, कॉल्ड अप 10, 8 रुपीज है, 8 में से 4 अनपेड है, तो पेड कितना है, 4 रुपीज, 4। ठीक है। तो एंट्री कैसे होएगी, सबसे पहले जो लास्ट टाइम हमारी लाइबिलिटी थी वो, तो हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब ये हम हमारी लाइबिलिटी नहीं रही, हमने उनसे वापस ले लिया, तो हम लाइबिलिटी को जब कैंसिल करते हैं तो हम डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डालेंगे, जितना कॉल्ड अप किया था, ठीक है। फिर जितना पार्ट इन्होंने नहीं पे किया उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू कॉल्स इन एरियर्स, और जितना पार्ट हम इन्होंने पे कर दिया उसको हम डाल देंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये इनके लिए कैपिटल रिजर्व होता है, सरप्लस होता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। जब भी फोर फीचर करेंगे, एट पार कर रहे हैं, बहुत इजी है, शेयर कैपिटल को पहले क्रेडिट किया तो उसको डेबिट कर दो, कितने अमाउंट से, कॉल्ड अप, जितना अमाउंट पे नहीं किया कॉल्स इन एरियर्स में क्रेडिट कर दो, जितना अमाउंट पे कर दिया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दो, क्योंकि ये कंपनी का क्या है, सरप्लस है, और इसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे जब री इशू करेंगे डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 8, कॉल्ड अप अमाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर जितने फॉरफिट किए हैं, 4000, तो कॉल्स इन एरियर्स 4 रुपीज अनपेड थे, 2000, फॉरफिटेड अकाउंट 4 रुपीज अनपेड थे, 2000, ठीक है। अब हमारा केस जो आता है वो है प्रीमियम पे अगर आपने शेयर्स को फॉरफिट किया,
पर क्वेश्चन देखते हैं इसका। एट पार। यहाँ पर एक बार मुझे बताइए कि एक कंपनी है ए जिससे पब्लिक को शेयर्स इशू किए थे, 10,000 शेयर इशू किए थे, कॉल्ड अप था ए, पर उसको ₹4 शेयर जो थे उसको रिसीव्ड नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमारे शेयर कॉल्स इन एरियर्स में कितना जाएगा? 4,000। 1000 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा? यहाँ पर देखो हमने ऐसे बनाया था ना, फेस वैल्यू 10, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, ठीक है। कॉल्ड अप कितना है इसमें? मैम कॉल्ड अप 8 है। ठीक है। अब कॉल्ड अप में से पेड अप कितना है? 4 है। पेड अप 4 है, ठीक है। और अनपेड है हमारा 4। ठीक है। तो अनपेड वाला तो हम कॉल्स इन एरियर्स में डाल देते हैं, और जो पेड वाला होता है वो हमारे लिए सरप्लस बन जाता है, उसको किस में डाल देते हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफीचर। ठीक है। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर हमने एंट्री कर रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है? कॉल्ड अप जाता है, पेड अप जाता है, या फेस वैल्यू जाती है? इसमें मैम शेयर कैपिटल अकाउंट में फॉरफीचर की एंट्री करते हुए कॉल्ड अप अमाउंट जाता है, फेस वैल्यू जाता है, या फिर आपका पेड अप मैम अमाउंट जाता है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप, ठीक है। ठीक है। अब अगर आपने वो वाले शेयर्स फॉरफिट किए हैं जो शेयर्स आपके प्रीमियम पे इशू किए थे, ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में जैसे ये कंपनी ए है और कंपनी ए ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं ₹3 पर शेयर प्रीमियम पे पब्लिक को, और उसको ₹6 रिसीव नहीं हुए। सिंपल आप इसको फिर से वैसे देखोगे, फेस वैल्यू कितना है इसमें? यहाँ पर इशू प्राइस है हमारा 10 + 3 13, इसमें से फेस वैल्यू कितना है? 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 3। 3। अब फेस वैल्यू में कॉल्ड अप कितना है? नॉट रिसीव 6। कॉल्ड अप इसमें 10 ही है, मतलब ऐसा कुछ कॉल्ड अप हमें दे नहीं रखा, ठीक है, 10 ही है, ठीक है, अनकॉल्ड नहीं है। अब कॉल्ड अप में से पेड और अनपेड कितना है? अनपेड कितना है? नॉट रिसीव 7 है, एक प्रीमियम का, और नहीं 6 है, टोटल 6 है। 6 में फेस हाँ, वैल्यू है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम भी है, ठीक है। और पेड कितना है? हमें ₹4 पेड है, ठीक है। पेड तुम्हारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा, और अनपेड जो है वो 6 है, और 6 में जो प्रीमियम जो हमारा अनपेड है ना, इसमें ध्यान रखना जो हमें मिल चुका है, तो जो पैसा मिल गया, हमने अभी पढ़ा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ 5 ही कामों के लिए हम उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। वहां पर कहीं भी नहीं लिखा था कि हम फॉरफीचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉरफीचर के टाइम पे। तो वहां पर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर आपको रिसीव हो गया और आप बाद में फॉरफिट कर रहे हो, तो वो वाला आप क्या कर देते थे? उस वाले अमाउंट को कुछ नहीं करते, पर आपने फॉरफिट करने से पहले एक एंट्री की होगी, शेयर अलॉटमेंट। यहाँ जैसे हमें ₹6 नहीं मिले, मैंने फाइनल कॉल की होगी, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। हमने ड्यू कर दिया कि हमें प्रीमियम ₹1 का मिलेगा, पर हमें मिला ही नहीं, तो हमने जो क्रेडिट किया था प्रीमियम, उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, कॉल्ड अप का भी फेस वैल्यू जाएगा 10, ठीक है, पूरा का पूरा जाएगा। और कॉल्स इन एरियर्स में कितना जाएगा? 6 जाएगा पूरा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ₹5 जाएगा। अच्छा,
ठीक है ठीक है ठीक है। कॉल सिनेरियस में हमारा कॉल सिनेरियस में 5 जाएगा। 5 जाएगा मैम, क्योंकि वो एक तो प्रीमियम का है। और बाकी अगर आप इसमें देखोगे शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट हो जाएगा जो हमें मिल चुका है। तो इधर यहाँ पर कैलकुलेशन देखो 13 में से -6 इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना हमें मिल चुका है? 4 1 मिनट 5 सॉरी 5 13 माइनस नहीं 7 आएगा। 13 माइनस 6 कितना होता है? 13 - 6 7। तो 7 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें मिल चुका है। हम उसको और कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम शेयर फॉरफिटेड में डालते हैं। ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है वो है री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, उसको हम एक एग्जांपल के साथ फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। री इश्यू ऑफ शेयर्स देखेंगे। री इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या आता है कि आपने फॉरफिट कर दिया और कोई फॉरफिटेड शेयर्स को आप क्या कर रहे हो? री इश्यू कर रहे हो। ठीक है, किसी और को कर रहे हो। तो जो पैसा हमने फॉरफिट कर दिया था उन्हीं शेयर्स को आप किसी और शेयर होल्डर को या किसी और इन्वेस्टर को री इश्यू कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब भी री इश्यू करेंगे तो हम सेम वही बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल लेंगे, पर एट पार री इश्यू कर रहे हो तो सिंपल हो जाएगी बैंक टू शेयर कैपिटल जितने भी आपने री इश्यू कर दिया। अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, और अगर आप डिस्काउंट पे करते हो, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में जब आप री इश्यू कर रहे हो तो डिस्काउंट पे, क्योंकि जब आपने पार पे किया तो जब आपने सारे कंप्लीटली री इश्यू कर दिए, जैसे 500 शेयर्स थे, अगर आप 300 शेयर्स पार पे इश्यू करते हो तो जितने का आपने री इश्यू कर दिया, री इश्यू प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स टू शेयर कैपिटल, और जो आपने शेयर फॉरफिटेड का जो सरप्लस था आप क्या करते हो? अगर आपने 300 शेयर इश्यू किया है तो 300 के प्रोपोर्शनेट पे क्या करोगे आप? वो सारे का सारा सिक्योर जो भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस पड़ा है इन प्रोपोर्शनेट टू 300 आप उसके अंदर डाल दो। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया था? मैम रीइश्यू जनरली तो डिस्काउंट पे ही होता है ना, मतलब जो फेस वैल्यू रहता है पार उससे पे कम भी पे हो ही। पार पे भी हो जाता है, प्रीमियम पे भी हो जाता है, और डिस्काउंट में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि पार पे होता है तो अगर आपने सारे जितने फॉरफिटेड हुए थे सारे के सारे रीइश्यू कर दिए तो आप जितना यहाँ पर देखना होता है कि शेयर फॉरफिटेड अमाउंट का कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व में उतना ट्रांसफर करते हैं जितना हमने फॉरफिटेड को रीइश्यू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल में 500 फॉरफिटेड हुए थे और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 3000 पड़े हुए हैं, और आपने फॉरफिटेड अकाउंट में क्या कर दिया? 3000 पड़े, आपने फिर 300 शेयर्स री इशू किए हैं। तो इस केस में क्या पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे या फिर प्रोपोर्शनेट टू 300 शेयर्स? आपको ये पूरा नहीं हो क्वेश्चन पाएगा। पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ 3000 डिवाइड बाय 500 इंटू 300 जितना आएगा उतना अमाउंट को क्या कर देंगे आप? फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। बाकी का जब 200 रीच होगा उतना अमाउंट बाद में कर देंगे। प्रीमियम के केस में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, मेन आता है जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो डिस्काउंट पे जब इशू करते हैं उस टाइम पे हमारे पास 4 केसेस होंगे, और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितना डिस्काउंट हम जो कंपनी है शेयर होल्डर को दे सकती है री इशू शेयर्स के केस में? किसी को पता है? maximum discount that a company can give at the time of reissue of forfeited shares? जितना अमाउंट उसके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में दे रखा है उससे ज्यादा वो डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हम देखेंगे। एक्स लिमिटेड है जिन्होंने 500 शेयर्स फॉरफिटेड किए हैं फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ₹4 पर शेयर। बैलेंस जो फॉरफिचर अकाउंट में दे रखा है वो 3000 है। अगर आपको कुछ भी एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा फेस वैल्यू वगैरह का,
आप या फुली पेड है या पार्टली पेड है, तो आप एज्यूम करोगे फेस वैल्यू 10 है और आपकी फुली पेड, तो इसमें हम एज्यूम करेंगे 10 और फुली पेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 500 शेयर्स में इन्होंने 4 रुपीज की तो पेमेंट ही नहीं की, तो यहाँ पर आपका 6 रुपीज है, ठीक है, और इन्होंने रीइश्यू कितने पे कर दिए 10, ठीक है, तो फेस वैल्यू ये फुली पेड थे 10 रुपीज थे, तो फुली पेड में इन्होंने रीइश्यू किया 8 रुपीज का रीइश्यू किया, तो 8 रुपीज मतलब ये डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हैं, तो नॉर्मली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, जितना फुली पेड है, 500 इंटू 10, यस मैम, ठीक है, और बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, जितना उन्होंने रीइश्यू किया है, 500 into 8। हाँ, और बाकी जो डिस्काउंट है वहां हम डिस्काउंट और रीइश्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफीचर ये 500। पैसा हम कहाँ से यूटिलाइज करें, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, और इसके बाद जो भी पैसा बचता है, जैसे हमारे पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 3000 रुपीज थे, 3000 में से जो 1000 हमने यूटिलाइज कर दिया, हमारे पास कितना बच गया 2000, वो हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व। इस सेकंड आता है वी शुड एट मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, कोई बता सकते हैं? हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम अमाउंट कितना दे सकती है कंपनी? जितना मैम उसका फॉरफीचर, कितना अमाउंट है फॉरफिचर में? ये इंडिविजुअल केसेस है, क्वेश्चन में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 500। 3000 यहाँ पर लिखे ना, बैलेंस इन फॉरफिटेड अकाउंट, हाँ, ठीक है, तो इस केस में 3000 का तो वो डिस्काउंट दे देगी और बाकी बैलेंसिंग वो क्या कर देगी, इतने पे रीइश्यू कर देगी। 2000 डिवाइड अगर 500 करे तो जितना अमाउंट आएगा पर शेयर का उतने का वो रीइश्यू कर देगी, ठीक है। थर्ड केस का आता है कि उन्होंने पूरा का पूरा नहीं, यहाँ पर तो 500 के 500 शेयर्स रीइश्यू कर रहे थे, यहाँ भी 500, यहाँ पर 500 में से 300 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, वो भी डिस्काउंट पे 9 पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वही सेम चीज रहेगा, 9 पे कर रहे हैं, 300 इंटू 9 बैंक में जाएगा, ठीक है, 1 रुपीज का इनका वो आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा 300, और शेयर कैपिटल में पूरा 10, 300 इंटू 10। पर जब हम शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करना है, उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे कि 3000 वाला जो फॉरफिचर अमाउंट था वो 500 शेयर्स के लिए था, तो 300 के लिए कितना होगा 1800, उसमें से हम 300 तो ऊपर यूटिलाइज कर चुके हैं, तो 1500 है जो हम 300 शेयर्स के रिस्पेक्ट में कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट वाला जो आपका केस है जिसमें इन्होंने 400 शेयर्स इशू किए हैं एट मैक्सिमम डिस्काउंट, सबसे पहले क्या करोगे आप, मैक्सिमम डिस्काउंट निकाल लोगे। कोई बताएगा इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे निकलेगा? ये समझ नहीं आ रहा है ये मैक्सिमम डिस्काउंट वाला कंसेप्ट। मैक्सिमम डिस्काउंट होता है, देखो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितना आपके शेयर फॉरफिचर अकाउंट में बैलेंस पड़ा है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है? 3000। 3000 कितने शेयर्स के रिस्पेक्ट में पड़ा है? 500 शेयर्स फॉरफिट हुए थे ना, यस मैम। ठीक है, अगर हमने सारे के सारे 500 शेयर्स फॉरफिट रीइश्यू कर दिए तो सारा का सारा चला जाएगा, ठीक है। यही हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा इसके केस में जो हम दे सकते हैं 3000। पर इस केस में 300 शेयर्स रीइश्यू हुए थे, ठीक है, तो यहाँ पर 400 शेयर्स रीइश्यू किए मैक्सिमम डिस्काउंट पे, तो 3000 जो है 500 के लिए है, तो 400 के लिए कितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा? 2400। 3000 जो आपका बैलेंस पड़ा है फॉरफिटेड अकाउंट में वो पूरे के पूरे 500 शेयर से रिलेटेड है। आपने अभी कितना रीइश्यू किया है? सिर्फ 400। जितना रीइश्यू करोगे उतने का ही आप यूटिलाइज कर सकते हो, बाकी आप जब बाकी शेयर रीइश्यू करोगे तब यूटिलाइज करोगे। तो अगर 3500 के लिए तो 400 के लिए कितना है? 2400।
तो ये आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आप दे सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे थर्ड वाले केस में था कि आपने ₹9 का 1 रुपीज का डिस्काउंट है, तो उस केस में तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे। पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट के आपको नहीं बता रखा, आपको बोल रखा है मैक्सिमम डिस्काउंट पे आप इश्यू करो, तो वहां पर पहले आप ये कैलकुलेशन करोगे कि टोटल जो हमारे पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस पड़ा है वो मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, और मैं भी सिर्फ इतने शेयर्स इशू कर रही हूँ, तो उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा 2400। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 2400 जाएगा, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जाएगी और शेयर कैपिटल में 4000। ठीक है, ठीक है, ये बाद में हम एंट्री पास करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यस मैम। तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगी, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है या फिर आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे भी डलेगी। और एक सेकेंड, लेट मी शेयर विद यू ऑल। यूट्यूब का लिंक आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, तो आप वहां पर ये वीडियो फिर से देख सकते हैं, और फर्दर और भी वीडियोस हैं जो हम अपलोड करेंगे अकाउंट से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपके साथ लिंक शेयर करती हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट है, ठीक है, क्लास खत्म हो चुकी है हमारी, कोई भी टॉपिक पे डाउट है आप वो मुझे बता सकते हैं मैसेज के थ्रू, और उसके अंदर मैं आपको 5 मिनट में पूरा वीडियो के साथ पूरे एक कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी देती हूँ, उसमें आप वहाँ पर सब आपको अकाउंटिंग में कितने क्या क्या अभी फ्यूचर में हमारे इवेंट्स आएंगे वो सब वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। या यूट्यूब पे भी आप मेरी वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि जो लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज करते, कि आप लोग आपको किस में डाउट है, कौन सी वीडियो आप चाहते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट की मैं वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूं। तो आप लोग इस तरीके से कॉन्टैक्ट